डेटा पास कर रहे हैं, क्या होगा, जो भी इनपुट है राइट, वो इनपुट आपकी इनपुट लेयर में पास होगा, मतलब जो आपका ट्रेनिंग डेटा था उसका इनपुट। देन अभी तक हमारे पास कोई भी वेट नहीं है, तो यहाँ पे वेट एंड बायसेस की वैल्यू रैंडमली असाइन होती है। देन समेशन फंक्शन कैलकुलेट होगा, एक्टिवेशन फंक्शन होगा, एंड इट विल हैपन फॉर एवरी न्यूरॉन। आपके पास फर्स्ट लेयर में जितने भी न्यूरॉन है, देन उस पर्टिकुलर लेयर का आउटपुट नेक्स्ट लेयर के लिए एज ए इनपुट काम होगा, वहां पे भी समेशन फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन कॉल होता है। तो ये सारी चीजें कंप्लीटली आउटपुट लेयर तक इसी तरीके से वर्क करेगी। एंड फाइनली क्या होगा, जो आपका फाइनल आउटपुट है वो आउटपुट लेयर में हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इनपुट से आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे हमने कहा था फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। तो जैसे ही फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कंप्लीट होता है, देन बैक प्रोपोगेशन स्टार्ट होगा। बैक प्रोपोगेशन में सबसे पहले हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, जो भी एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू है उनका यूज करके। देन वेट एंड बायसेस की जो न्यू वैल्यू है, तो जो भी आपका लॉस आ रहा है राइट, जो भी एरर आ रही है, उसको मिनिमाइज करने के लिए वेट एंड बायसेस की वैल्यूज को हम अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो भी यहाँ तक जैसे ही आपके न्यू वेट एंड बायसेस आ गए, तो नया इनपुट लेंगे। देन उसके बाद ये सारी स्टेप्स रिपीट होती है राइट, एंड ये मल्टीपल टाइम रिपीट होने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम बोल सकते हैं कि आपका मॉडल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बट ऐसे जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये सारी स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका मॉडल अच्छा ही वर्क करे। समटाइम उसमें भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है आपका मॉडल अंडरफिट हो जाए। अंडरफिट मतलब जो चीजें उसको लर्न करनी चाहिए थी उसने वो लर्न नहीं किया। या फिर हो सकता है ओवरफिट। ओवरफिट मतलब कुछ अननेसेसरी थिंग्स भी जो उसे लर्न नहीं करनी चाहिए थी वो उसने लर्न की। तो इन दोनों प्रॉब्लम से आपको बचना होता है, अंडरफिटिंग, ओवरफिटिंग। देन वेनिशिंग ग्रेडियंट होता है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट होता है, एंड ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम से कैसे, ये दोनों प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्यों एग्जिस्ट करते हैं एंड दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड करना है, ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे। देन हमने ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसका फॉर्मूला ये कैसे वर्क करता है, ऑल द थिंग्स देखी थी। ठीक है, देन ग्रेडियंट डिसेंट की जो वेरिएंट्स है क्या क्या है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट मतलब जब आपको लॉस कैलकुलेट करना है, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं। स्टोइकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए सिंगल डेटा पॉइंट का यूज कर रहे हैं। एंड देन मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जिसमें हम एक बैच की साइज सेट करते हैं एंड उस बैच साइज के अकॉर्डिंगली लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है, एंड देन कुछ ऑप्टिमाइजर्स होते हैं। मतलब ऑप्टिमाइजर्स क्या है ये, यस क्या बोल सकते हैं हम। लॉस फंक्शन को जो एक करता है, मतलब कैसे जो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको ऑप्टिमाइजर बोलते हैं, लॉस फंक्शन को, है ना? यस, सो ये जो कर रहा है ये तो वही काम कर रहा है राइट, दैट इज आल्सो करेक्ट। बट क्या होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, तो उसको भी क्या है, कुछ एडवांस चीजें की जाती है विथ अदर फॉर्मूलाज, तो उसको हमने कहा था ऑप्टिमाइजर। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट स्टार्टिंग है, दिस इज वन फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट डिसेंट। देन इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस किए गए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दो चेंजेस ये ऑप्टिमाइजर्स, न्यूली ऑप्टिमाइजर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम, आरएमएस प्रॉप, एडाग्रेड, एडम वगैरह। तो डिफॉल्ट आप क्या करेंगे, एडम चूज करेंगे। लॉस फंक्शन चूज करना है तो रिग्रेशन के लिए एमएससी, क्लासिफिकेशन के लिए बाइनरी होगा तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी क्लास होगा तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे हमने, इपॉक क्या होता है, सैंपल, बैच साइज, पैरामीटर वर्सेस हाइपर पैरामीटर, कॉस्ट फंक्शन वर्सेस लॉस फंक्शन, ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद देन हमने देखा कि जब आपको न्यूरल नेटवर्क को इंप्रूव करना है, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो पहले जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसे स्केल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है राइट। अगर स्केल नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका सर मॉडल, रेंज में नहीं रहेगा। यस, रेंज में नहीं रहेगा। Model can be biased, we can say. मतलब जो फीचर की या फिर जिस भी फीचर की इनपुट वैल्यू लार्ज है, जैसे एरिया की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया के लिए बायस हो जाएगा राइट। जिस भी जैसे कंपेयर टू रूम, लॉन्जिट्यूड, इनकी वैल्यू क्या है, जस्ट स्मॉलर नंबर्स है राइट, बट एरिया की वैल्यू लार्जर है तो उसके लिए बायस हो जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनपुट को स्केल करेंगे, मतलब एक सेम रेंज में लेके आते हैं। ठीक है, देन हमने टेंसरफ्लो का इंप्लीमेंटेशन जब स्टार्ट किया था,
तो आपके पास क्या है, यहाँ पे कोलैब में जो कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा अवेलेबल है इन अ सैंपल डेटा फोल्डर, तो उस डेटा का हम यूज करने वाले हैं फॉर बिल्डिंग बेसिक न्यूरल नेटवर्क, एंड ये हम उसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोल रहे हैं। व्हाई? क्योंकि जो भी हमने अभी तक देखा है वो जस्ट ANN है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। एंड हमने देखा था ANN किसके, कौन से डेटा के ऊपर बेटर वर्क करता है? Tabular. टैबुलर डेटा के ऊपर, टैबुलर डेटा के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपका डेटा है वो टैबुलर डेटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए जो ANN है उसका यूज करके बिल्ड करेंगे। देन टेक्स्ट डेटा के लिए हम RNN वगैरह कैसे वर्क होता है उसका बिल्डिंग भी हम देखने वाले। यस, बोलिए सर एक क्वेश्चन था, हम लोग सर मेसिन लर्निंग के टाइम में जब स्टैंडर्डाइजेशन करते थे तो सर मिन मैक्स स्केलर भी यूज होता था, स्टैंडर्डाइजेशन भी यूज होता था। सर डीप लर्निंग में खाली क्या मिन मैक्स स्केलर यूज होता है? ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ, नो नो, स्टैंडर्ड स्केलर भी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर भी होता है, मोस्टली स्टैंडर्ड स्केलर। ओके सर, इधर में सर एक था ना सर 255 और 0 के बीच में, और जो कलरिंग कोड में रखना था तो 0 और 1 के बीच में रखना है, ऐसा कुछ, तो इसलिए मिन मैक्स स्केलर यूज होता है, ऐसा नहीं? नो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड स्केलर भी यूज होता है। स्टैंडर्ड स्केलर में क्या होता है, जो उसका वेरिएंस रहेगा वो 1 होता है एंड मीन 0 आता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्केलर भी, मोस्टली स्टैंडर्ड स्केलर ही प्रेफर किया जाता है, बट आप मिन मैक्स स्केलर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, ठीक है। ओके सर, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो आपका डेटा है उसे लोड कर लिया, अभी आपके पास डेटा है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, जो आपके इसमें कुछ EDA कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि डेटा में कुछ अननेसेसरी थिंग्स प्रेजेंट है क्या। जैसे पहले हम देखेंगे DF ऑफ शेप, मतलब क्या मिलेगा आपको इससे, टोटल कितने, ये 70,000 मतलब रोज। सो रोज मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो आपके सैंपल्स है, राइट, या फिर ट्रेनिंग एग्जांपल। तो इतने आपके पास सैंपल्स है, एंड 9 क्या है, फीचर्स। यस, 9 कॉलम्स, या फिर उनको हम बोलेंगे फीचर्स। एंड आउट ऑफ दोज 9 ये जो लास्ट वाला है, तो ये लास्ट वाला क्या है, टारगेट फीचर है, मतलब आपको इसे प्रिडिक्ट करना है, राइट। एंड देन ये बाकी के डिपेंडेंट है, मतलब इनका हमें यूज करना है फॉर प्रिडिक्टिंग दिस वन मीडियन हाउस वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जिन भी फीचर का एज अ इनपुट हम यूज करने वाले हैं उसको कहा जाता है एक्स, एंड जो आपका टारगेट है उसे हम बोलेंगे वाई। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्स लेंगे, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ऐसे करें, डीएफ डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू जो आपका मीडियन हाउस वैल्यू का कॉलम है उसको ड्रॉप करें। तो क्या होगा यहाँ पे, यस, सर टारगेट वैल्यू सारे इनपुट एक्स में आ जाएगा और टारगेट वाई में आ जाएगा। यस। तो यहाँ पे डीएफ ऑफ ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये जो आपका मीडियन हाउस वैल्यू का कॉलम है वो कॉलम ड्रॉप हो रहा है, एंड देन आफ्टर ड्रॉपिंग हम क्या कर रहे हैं, एक वाई में दूसरा ले रहे हैं, ओनली वो मीडियन हाउस वैल्यू होगा। तो क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई जो आपका इनपुट फीचर है, एंड देन जो आपका टारगेट है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स मीन्स दीज आर योर इनपुट फीचर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड ये क्या है, ये आपका टारगेट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब टारगेट है आपको फाइंड आउट करना है एंड इन वैल्यूज के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम एक्स एंड वाई को सेपरेट आउट कर लिया। तो वहां पे आपको ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपको कोई भी मॉडल बिल्ड करना है तो डेटा को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ट्रेन एंड टेस्ट। उससे क्या होता है, व्हाई वी आर स्प्लिटिंग डेटा। सर 80% मतलब कि कुछ डेटा सर अनसीन रहता है, तो ट्रेनिंग के लिए कुछ डेटा रहता है, टेस्टिंग के लिए कुछ डेटा हम लोग से स्प्लिट करते हैं। यस, राइट।
तो क्या होगा, अगर हमने 100% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज किया तो हो सकता है आपका मॉडल उन वैल्यूज को मेमोराइज करे, मतलब वो लर्न नहीं कर रहा है कि कौन से हाउस की वैल्यू, अगर ये एरिया इतना है, उसका लोकेशन ये है, तो वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, ये लर्न नहीं कर रहा है। जस्ट जो भी इनपुट दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट को प्रिडिक्ट करना वो मेमोराइज कर रहा है। एंड देन वो मेमोराइज करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसने मेमोराइज कब किया है एंड वो आपको एक्चुअल वैल्यू कब दे रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, कुछ डेटा ट्रेनिंग के लिए रखेंगे एंड कुछ डेटा टेस्टिंग के लिए रखते हैं। तो जो ट्रेनिंग वाला डेटा है सिर्फ उसी के ऊपर मॉडल ट्रेन होगा, एंड देन मॉडल ट्रेन होने के बाद जो आपका टेस्टिंग डेटा है, जो आपके मॉडल ने पहले कभी भी नहीं देखा हुआ था, उस डेटा के ऊपर मॉडल को हम फिर से ट्रेन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके मॉडल का परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, राइट, कि मॉडल ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्प्लिट डेटा, स्प्लिट इन ट्रेन टेस्ट। एंड ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए आपके पास sklearn से फ्रॉम scikit-learn डॉट मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, एंड देन आपको ये सारी चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, x ट्रेन, y ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन एंड y टेस्ट। सो ये ट्रेन टेस्ट x एंड y क्या है, x ट्रेन मतलब जो आपके इनपुट है, इनपुट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के इनपुट, एंड x टेस्ट मतलब टेस्टिंग के इनपुट, एंड y ट्रेन मतलब ट्रेनिंग के जो टारगेट है, एंड y टेस्ट मतलब टेस्टिंग का जो टारगेट है। एंड यहाँ पे हमने टेस्ट साइज कुछ रखा है, x एंड y जो आपके स्प्लिट करना है वो दिया है, टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 दिया है। ये क्या होता है, 20% टेस्ट साइज और 80% ट्रेनिंग साइज। यस। तो यहाँ पे हम सिंपली साइज डिसाइड कर रहे हैं कि आपका जो ट्रेन एंड टेस्ट का साइज है वो कितना होगा। यहाँ पे टेस्ट साइज हमने 0.2 दिया, इसका मतलब 20% डेटा टेस्टिंग के लिए यूज होगा, ये टेस्ट का साइज दिया है, एंड बाकी का जो भी बचा हुआ है दैट इज 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट के लिए डेटा को स्प्लिट कर लिया। अभी सबसे पहले हमने देखा था ये जो आपका डेटा है वो क्या है, उसमें बहुत सारे चेंजेस है, राइट। कुछ डेटा निगेटिव में है, कुछ जस्ट 30 की रेंज में, कुछ 15, 20 है, कुछ थाउजेंड्स की रेंज में है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हमने उनको स्टैंडर्डाइज या फिर स्केल नहीं किया तो क्या होगा, some feature will बायस हो जाएगा डेटा। यस, डेटा बायस हो जाएगा जो भी लार्जर वैल्यूज है, राइट। लार्जर वैल्यू के लिए क्या है, हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे, एंड स्केलिंग के लिए आपके पास मेनली 2 मेथड्स हैं, आउट ऑफ दोज मिन मैक्स एंड स्टैंडर्ड स्केलर कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर आपको इंपोर्ट करना है, एंड वहां पे स्टैंडर्ड स्केलर हमने सेट कर दिया। सो x ट्रेन स्केल, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर स्केलर फिर ट्रांसफॉर्म x ट्रेन, मतलब जो x ट्रेन का डेटा है, जो आपका ट्रेनिंग का इनपुट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्केल हो जाएगा, मतलब एक सेम रेंज में आ जाता है। इफ यू लुक एट इट, अगर अभी हम इस डेटा को देखेंगे ये ऐसे नहीं दिखेगा, बट स्टिल क्या हो रहा है, अब इसको देखेंगे तो क्या है, एक रेंज में है सारी के सारी। कुछ इतनी लार्जर वैल्यू दिख रही है क्या, जैसे आपको पहले दिख रही थी। अगर इसका फर्स्ट वाला अगर हम ले लेते 0 वाला, तो यहाँ पे तो क्या होगा, आपको एक फिक्स रेंज मिलती है। तो ये -1 एंड आई थिंक 1 के बीच में क्या हुआ है, स्केल हुआ है। ठीक है, देन अभी हम क्या कर सकते हैं, डेटा अभी आपका ट्रेनिंग के लिए रेडी है, सिंपली आपको ट्रेन करना है, मतलब आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसे बिल्ड करना है। तो न्यूरल नेटवर्क हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। यस सौरभ। सर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मध्ये आपण ते रैंडम स्टेट दिले थे का एग्जैक्टली? रैंडम स्टेट मतलब क्या होता है, कंसिडर मैं यहाँ पे ट्रेन कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो टेस्टिंग में 20% जा रहा है, ट्रेनिंग में 80% जा रहा है, ये कैसे रैंडमली होगा। तो ये क्या करेगा, टेस्टिंग के लिए जो भी आपके सैंपल्स है उनमें से 20% रैंडमली टेस्टिंग में जाएगा एंड 80% रैंडमली ट्रेनिंग में जाएगा। तो अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो एवरी टाइम वो रैंडमली चेंज हो सकता है क्या, कोई डेटा टेस्टिंग में जाएगा, कोई भी ट्रेनिंग में जाएगा, ये एवरी टाइम चेंज होगा।
यस मतलब अगर मैंने यही स्प्लिट फिर से किया तो एक बार और चेंज होगा डेटा। तो अगर हम रैंडम स्टेट सेम रखेंगे तो क्या होगा, उस रैंडम स्टेट के लिए टेस्ट में डेटा कौन सा जाएगा, ट्रेन में कौन सा जाएगा, ये फिक्स होता जाता है। सिंपल इतना ही है। ओके सर, थैंक यू। सर यस सर मतलब अभी आपने रैंडम स्टेट इक्वल टू 1 रखा है एंड अगर नेक्स्ट टाइम आप रैंडम स्टेट 1 रखते हो तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का डेटा सेट सिमिलर होगा जैसे अभी है वैसे ही। राइट राइट। और अगर आपने रैंडम स्टेट कुछ अलग नंबर दिया, लेट्स से 3 दिया, तो फिर वो चेंज होगा। चेंज हो जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू। सर बेसिकली सर अगर हम लोग अगर ये जो मॉडल बिल्ड करेंगे फिर कल आके अगर रन करेंगे रैंडम स्टेट Right. अगर नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा, इसलिए रैंडम स्टेट डालते हैं। Yes. यस यस अभी आपको कुछ क्वेश्चन था? हाँ जी, हाँ सर, ये नॉर्मलाइजेशन जो है हम स्प्लिट करने के पहले भी कर सकते हैं ना? यस कर सकते हैं, बट उसमें डेटा लीकेज का इश्यू होता है अगर स्प्लिट करने से पहले करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो आपका ट्रेनिंग डेटा है, टेस्टिंग डेटा है, वो एक साथ रख के अगर ये कर देंगे तो डेटा लीकेज होने के चांसेस होते हैं। डेटा लीकेज मतलब क्या है, टेस्टिंग डेटा की कुछ इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग के डेटा को पहले से ही पता चल रही है। तो क्या होगा, हम टेस्टिंग डेटा का किस लिए यूज कर रहे हैं, ये आपके मॉडल ने कभी भी नहीं देखा हुआ है, इस तरीके से उसका यूज करें, बट उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके मॉडल को पहले से ही मिलेगी तो आपका मॉडल उतने अच्छे से आप उसको जज नहीं कर पाओगे। तो उसे अवॉइड करने के लिए जनरली हम स्प्लिट करने के बाद ही ये सारी चीजें करेंगे। ऑल राइट, ठीक है, आपका डेटा भी रेडी है फॉर मॉडल बिल्डिंग। एंड नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, मॉडल बिल्ड करना है। तो टेंसर फ्लो में मॉडल बिल्ड करने के कुछ स्पेसिफिक स्टेप होती है। तो जब भी आप टेंसर फ्लो का यूज करके मॉडल बिल्ड करोगे, इन्हीं स्टेप्स का यूज करोगे। स्टेप्स इन टेंसर फ्लो फॉर मॉडल बिल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आपको मॉडल डिफाइन करना है। मतलब क्या होता है, जो आप मॉडल यूज करने वाले वो आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियल नाम का एक मॉडल है, वो सीक्वेंशियल मॉडल को डिफाइन करोगे। मतलब सिंपली आप क्या करते हैं, उसे इनिशियलाइज करोगे। देन सेकंड स्टेप होती है, आपको आपके मॉडल में जितने लेयर्स चाहिए एंड जितने न्यूरॉन्स चाहिए वो सब के सब ऐड कर लेंगे। क्या होगा, ऐड लेयर्स एंड न्यूरॉन्स। ठीक है, जितने लेयर है, जितने न्यूरॉन्स है, सब ऐड करके लेंगे। देन मॉडल को कंपाइल करना होता है थर्ड स्टेप में। कंपाइल मतलब मॉडल हम ट्रेनिंग के लिए रेडी कर रहे हैं। एंड जब हम मॉडल को कंपाइल करेंगे तो उसमें हम सारी चीजें बताएं, जैसे लॉस फंक्शन वो कौन सा यूज करेगा, देन ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करेगा। ठीक है, लॉस फंक्शन से क्या कैलकुलेट हो रहा है, यस एरर 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 कैलकुलेट हो रहा है। ऑप्टिमाइजर से वो अपडेट हो जा रहा है जो एरर जो वेट है अपडेट हो रहा है। एग्जैक्टली राइट, ये जो वेट है वो अपडेट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करना है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्टिमाइजर है, ये लॉस फंक्शन बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको चूज करके रखते हैं कि एग्जैक्टली फॉर दिस मॉडल कौन सा लॉस फंक्शन, कौन सा ऑप्टिमाइजर, देन बैच साइज वगैरह, इस टाइप की चीजें यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। एंड फाइनली ये सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, मॉडल फिट करना है ऑन ट्रेनिंग डेटा। तो जो ट्रेनिंग डेटा था, हमने ट्रेन के लिए ये किया था, उसके ऊपर फिट करेंगे। ये इवैल्यूएट वगैरह होता है नेक्स्ट स्टेप, तो अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हमें सिंपली क्या करना है, मॉडल डिफाइनिंग से लेके फिट करने तक, मतलब ट्रेन करने तक, ये 4 स्टेप आपको ध्यान में रखना है। इतना ही, ये स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आपका मॉडल बिल्ड जाता है। उसमें आपको जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ा था, राइट, वेट अपडेट हो रहे, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो रहा है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो रहा है, वहां पे डेरिवेटिव वगैरह कैलकुलेट हो रहे हैं, ये आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हम, जो आपका टेंसर फ्लो है, ये खुद से हैंडल करेगा। ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, इन्हीं स्टेप का यूज करके मॉडल बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए आप जो भी चीजें चाहिए फ्रॉम टेंसरफ्लो उसे इंपोर्ट करेंगे। यस, तो हमने क्या किया है, टेंसरफ्लो डॉट केराज से सीक्वेंशियल। तो सीक्वेंशियल क्या है, आपका जो न्यूरल नेटवर्क आप बिल्ड करने वाले हैं, जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं, मतलब नॉट फीड फॉरवर्ड, जो सीक्वेंशियल डेटा जिसमें जाएगा, राइट, जो हमने देखा था कैसे डेटा फ्लो होता है, तो उसके लिए सीक्वेंशियल चाहिए हमने, तो हमने सीक्वेंशियल लिया। देन लेयर्स, कुछ लेयर्स के टाइप होते हैं, जैसे हम यूज करें डेंस लेयर। डेंस लेयर मतलब उसमें जितने भी आपके प्रीवियस नोड हैं उसके सारे के सारे नोड नेक्स्ट लेयर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, फुल्ली कनेक्टेड होते हैं। तो हमने एक कनेक्शन देखा था, राइट, जो आपका प्रीवियस लेयर है उसके साथ फुल्ली कनेक्शन होता है, मतलब नेक्स्ट लेयर के एवरी न्यूरॉन के साथ इस लेयर का क्या होगा, फुल्ली कनेक्शन होगा। तो उसको क्या कहा जाता है, डेंस लेयर। वाई डेंस, क्योंकि इनके कनेक्शंस डेंसली होंगे, हर एक न्यूरॉन का हर दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने ले लिया है। एंड नाउ आपका जो मॉडल की स्टेप्स थे वो बिल्ड करेंगे। फर्स्ट क्या करना है आपको, डिफाइन मॉडल। तो मॉडल को डिफाइन कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे लेंगे, मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल। तो ये जो सीक्वेंशियल इंपोर्ट किया था उसको इस तरीके से डिफाइन किया, तो मॉडल डिफाइन हो गया। अभी आपको क्या करना है, ऐड लेयर्स एंड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो आपको कितने लेयर्स चाहिए, कितने न्यूरॉन्स चाहिए, खुद से डिसाइड करना होगा। बट उसमें एक होता है कि आपका इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर, ठीक है, इसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे ये ऑलवेज फिक्स रहेगा। कैसे, जैसे हमने देखा था इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, राइट, जितने आपके पास जितने इनपुट है। तो हमारे केस में कितने इनपुट है, 8, राइट। 9 कॉलम थे, आउट ऑफ दोज 9 एक कॉलम था जो आपका टारगेट है। तो मतलब आपके फीचर्स टोटल 8 रहेंगे। तो आपको इनपुट लेयर में 8 न्यूरॉन्स होने चाहिए। एंड आउटपुट लेयर में कंसिडर आपका, यस, अगर रिग्रेशन है तो एक सिंगल रहेगा, अगर आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो भी आउटपुट लेयर में एक सिंगल न्यूरॉन रहेगा। बट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगा तो जितने आपके क्लासेस है, 3 क्लासेस है तो आउटपुट लेयर में 3 न्यूरॉन, 4 क्लासेस है तो आउटपुट लेयर में 4 न्यूरॉन। ठीक है, तो आपका इनपुट एंड आउटपुट ऑलवेज फिक्स होता है डेटा के अकॉर्डिंगली एंड आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। बट जो हिडन लेयर्स है वो ऑलवेज चेंज होता रहेगा। एंड ये आपको क्या करना है, आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट रिजल्ट कौन देने वाला है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे बिल्ड करें। तो पहले जो भी आपको ये चाहिए तो फर्स्ट वाला बिल्ड करेंगे जो आपकी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मॉडल, ओके, जो भी है आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल डॉट एड डेंस। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, मॉडल डॉट एड मतलब एक लेयर को ऐड करें। तो स्टेप बाय स्टेप करते, इतना सब कुछ एक साथ समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, मॉडल डॉट ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, क्या ऐड करना है, कौन सी लेयर ऐड करनी है। तो जैसे अभी तक तो हम सिर्फ डेंस लेयर देख रहे हैं, बट आगे जाके हम बाकी की भी लेयर देखेंगे, जैसे आरएनएन लेयर, एलएसटीएम लेयर होती है। तो हमें कौन सी लेयर ऐड करनी है उस लेयर का नेम देना होता है आपको। तो हम बोलेंगे हमें ऐड करनी है डेंस लेयर। ठीक है, एंड देन उस डेंस लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे, तो जो भी नंबर देंगे आप यहाँ पे, कंसिडर हमने 10 दे दिया, तो क्या होगा, उसमें 10 न्यूरॉन्स आ जाएंगे। देन क्या होता है, आपको उस लेयर में कौन सा एक्टिवेशन चाहिए, जो भी एक्टिवेशन फंक्शन। तो हमने देखा था कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या लिखेंगे हम, रेलू, हिडन लेयर में रेलू, आउटपुट लेयर में इट विल डिपेंड ऑन यूज केस, सॉफ्टमैक्स। ओके, यहाँ पे कौन सा होगा इस यूज केस के लिए, बाइनरी होगा सर, राइट, क्या है, Sigmoid. ओ इस
सर ये तो रिग्रेशन का Linear, linear. लिनियर रहेगा। लीनियर रहेगा। वाई लीनियर? रहेगा, हाँ yes. डेटा Right. इज इन Because it रिग्रेशन is regression. बिकॉज इट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको आउटपुट लेयर में एंड हिडन लेयर में आप रेलू रख सकते हैं। इनपुट लेयर में कुछ होता है क्या एक्टिवेशन? No. नो। इनपुट तो एक्चुअली इनपुट लेयर में ये जो समेशन फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन है, ये कैसे कुछ भी नहीं होता है। इनपुट लेयर में सिर्फ आपका इनपुट पास होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इनपुट लेयर बिल्ड नहीं करते। तो यहाँ पे जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो है फर्स्ट हिडन लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट हिडन लेयर के लिए हम रेलू देंगे आपका इनपुट, एंड देन जब हम फर्स्ट हिडन लेयर बिल्ड करें तो आपको इनपुट डिम भी देना होता है। मतलब आपका जो इनपुट डायमेंशन है उसकी साइज क्या है। तो आपका इनपुट डायमेंशन की साइज क्या थी? 8 फीचर्स। 8 फीचर, तो हम यहाँ पे 8 दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो भी हमने बिल्ड किया है इससे क्या होने वाला है, फर्स्ट ये जो आपका इनपुट डायमेंशन दिया है उससे क्या होगा, इनपुट लेयर बिल्ड हो जाएगी विथ 8 न्यूरॉन्स। देन एक दूसरी हिडन लेयर बिल्ड हो रही है, उस हिडन लेयर में टोटल 10 न्यूरॉन्स है एंड उन सारे के सारे न्यूरॉन्स में रेलू एक्टिवेशन है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है? So can we say that there will be 80 connections now? यस, राइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में सारी चीजें लिखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लेयर को ऐड करने के बाद क्या हो रहा है। तो फर्स्ट हमने क्या ऐड किया, एडेड इनपुट लेयर विथ हाउ मेनी न्यूरॉन्स, 8 न्यूरॉन। तो कभी भी जब आप टेंसरफ्लो में बिल्ड करेंगे तो ओनली इनपुट लेयर स्टार्टिंग में हम बिल्ड नहीं करते। तो क्या हो रहा है स्टार्टिंग में, इनपुट लेयर प्लस फर्स्ट हिडन लेयर। तो यहाँ पे इनपुट लेयर प्लस फर्स्ट हिडन लेयर, ये दोनों चीजें बिल्ड हो रही है। ठीक है, तो ये इनपुट लेयर विथ 8 न्यूरॉन्स ऐड हुआ, देन उसके बाद आपकी फर्स्ट हिडन लेयर हमने ऐड कर दी, राइट। एडेड फर्स्ट हिडन लेयर, उसमें कितने न्यूरॉन है? यस, 10 न्यूरॉन्स। एंड एक्टिवेशन, यहाँ पे जो मेंशन किया था दैट इज रेलू एक्टिवेशन। सर वो 10 नंबर लिया है वो क्या है, रेंज कहाँ पे? के बाद, वो डेंस के बाद जो इसमें ही मॉडल एट डेंस दिन ब्रैकेट में पहला 10 दिस वन। हम्म। तो यहाँ पे क्या होता है, हम आपकी इनपुट लेयर, दो चीजें बिल्ड करें, इनपुट लेयर एंड फर्स्ट हिडन लेयर। ठीक है, मतलब ये इनपुट लेयर, देन उसके बाद ये जो हिडन लेयर है, ये दोनों बिल्ड कर रहे हैं। तो हमने इनपुट लेयर में कितने रखा है, 8 न्यूरॉन। तो हम बोल रहे हैं कि उस हिडन लेयर में, जो फर्स्ट हिडन लेयर है, 10 न्यूरॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होंगे वो दिया है। लेकिन अपन ने तो 8 यूज कर रहे हैं ना पहले इसमें। तो हम इनपुट लेयर बिल्ड नहीं कर रहे। तो मैंने कहा था क्या होता है, जब हम टेंसरफ्लो में बिल्ड करते तो हम कभी भी डायरेक्टली इनपुट लेयर बिल्ड नहीं करते। तो जब भी हम बिल्ड करें तो क्या होगा, इनपुट लेयर प्लस फर्स्ट हिडन लेयर बिल्ड होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट लेयर एंड फर्स्ट हिडन लेयर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये 10 न्यूरॉन्स फॉर फर्स्ट हिडन लेयर है, एंड यहाँ पे इनपुट डिम में जो दिया है वो क्या है, आपका इनपुट लेयर के में कितने न्यूरॉन्स हैं। तो ये 10 न्यूरॉन्स कहां से आए? सर वो 10 की जगह हम दूसरा कुछ भी ले सकते थे ना, मतलब हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं ना न्यूरॉन, शायद से। यस, कुछ भी ले सकते हैं। आपको 20 चाहिए, 20 लेंगे, तो फर्स्ट लेयर में 20 न्यूरॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। सर इनपुट न्यूरॉन से हम ऑलवेज ज्यादा लेंगे ना? ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। How to decide these ratios? तो ये हाइपर पैरामीटर होता है। हाइपर पैरामीटर मतलब आपको एक्सपेरिमेंटेशंस करके देखने पड़ते हैं कि आपके डेटा के लिए कौन सा बेटर वर्क हो रहा है।
एंड उसके लिए लाइब्रेरीज है केरास ट्यूनर वगैरह। तो उन लाइब्रेरीज का अगर हम यूज करेंगे तो आपको पता चलता है कि आपको इनपुट जो आपकी फर्स्ट हिडन लेयर है उसमें कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, देन उस लेयर में कौन सा एक्टिवेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें, या फिर कौन सा ऑप्टिमाइजर आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें आप वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन करके पता कर सकते हैं ड्यूरिंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो इट विल बी पार्ट ऑफ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है, सर फिर वो आउटपुट लेयर में वैल्यू नहीं ले सकते क्या एक्टिवेशन फंक्शन? उसकी जगह कोई वैल्यू का वेरिएंट यूज करना पड़ेगा क्या? क्योंकि प्रॉब्लम तो रिग्रेशन का है ना, वो एक बार बताना ना। विच पार्ट? आउटपुट लेयर वाला? हाँ हाँ, मतलब वहां पे रेलू नहीं लेंगे ना हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन में। आउटपुट लेयर में रेलू कभी भी नहीं होता है। आउटपुट लेयर में क्या होगा, राइट राइट, आउटपुट लेयर में क्या होता है, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी ये चीजें चेंज होती रहेगी। क्या होगा, जैसे अगर आपका प्रॉब्लम है रिग्रेशन, तो रिग्रेशन के प्रॉब्लम के लिए होगा लीनियर एक्टिवेशन। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा। बाइनरी मतलब जहां पे ओनली 2 क्लासेस है, तो 2 क्लासेस के लिए एक्टिवेशन रहेगा सिग्मॉइड, एंड मल्टी क्लास होगा तो शॉर्ट मैक्स। हाँ, ये फिक्स होता है फॉर आउटपुट लेयर। तो हम हमारा जो यूज केस है यहाँ पे उसके लिए आई थिंक यहाँ पे नहीं लिया है, वो लास्ट वाले नोटबुक में है। तो हमारे लिए क्या है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये मीडियन हाउस प्राइस, हाउस वैल्यू, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, रिग्रेशन का प्रॉब्लम। रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो क्या यूज करेंगे आउटपुट लेयर में, लीनियर, लीनियर। ठीक है, तो आउटपुट लेयर में अभी हमें लीनियर रखना है। अगर यहाँ पे 2 क्लासेस में आपको इसे कन्वर्ट करना होता तो, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होता तो सिग्मॉइड, सिग्मॉइड, एंड मल्टी क्लास होता तो सॉफ्ट मैक्स। शॉर्ट मैक्स। ऑलराइट, सर एक क्वेश्चन था, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से ही हम हिडन नंबर ऑफ हिडन लेयर्स भी यस आइडेंटिफाई यस करते हैं। यस, नंबर ऑफ हिडन लेयर भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से ही पता चलेगी। ठीक है, ऑलराइट, तो हमने ये सारी चीजें देख ली। अभी आपको क्या करना है, एक और लेयर, एक और हिडन लेयर ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करना है हिडन लेयर, सिंपली आपको पहले लेना है मॉडल डॉट ऐड, मतलब मॉडल डॉट ऐड मतलब हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। देन ये इसका ये रहेगा। देन उसमें आपको लेयर का नेम मेंशन करना है कि कौन से टाइप ऑफ लेयर आपको ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, डेंस लेयर ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे देंगे जो भी आपकी डेंस लेयर है। देन यहाँ पे एक नंबर होगा स्टार्टिंग में, अगर हमने कंसीडर जो भी दिया है ये नहीं नंबर 5, मतलब क्या होगा, यस 5 तो वहां पे 5 न्यूरॉन्स होंगे। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, जो आपका एक्टिवेशन होगा वो देंगे। तो इस भी हिडन लेयर में क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन रेलू। सर डेंस लेयर और हिडन लेयर अलग अलग होता है ना? डेंस लेयर एंड हिडन लेयर अलग अलग नहीं होता। डेंस लेयर मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस लेयर है एंड जो करंट लेयर है, इन दोनों के बीच के जितने भी न्यूरॉन हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। जो फुल्ली कनेक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है डेंस लेयर। ठीक है, तो मतलब हिडन लेयर के लिए भी आपको डेंस चाहिए क्या, मतलब हिडन लेयर में जो प्रीवियस लेयर है एंड जो नेक्स्ट लेयर है उसके सारे न्यूरॉन के साथ आपको कनेक्शन चाहिए। ओके, जस्ट मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके। शेयर, तो यहाँ पे ए, अगर एक कोई भी ए ले लेते हैं आप, तो क्या हो रहा है, ये जो आपकी दिस लेयर, ठीक ठीक है, इस लेयर को देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये लेयर जो उसकी पिछली वाली लेयर है उस लेयर के साथ फुल्ली कनेक्टेड है। क्या मतलब, इस लेयर के सारे न्यूरॉन इस लेयर के सारे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है क्या, यस। तो ये हो गया फुल्ली कनेक्टेड। देन उसके नेक्स्ट वाले के साथ भी फुल्ली कनेक्टेड है क्या, यस राइट। तो ये जो फुल कनेक्शन है उसे कहा जाता है डेंस लेयर। डेंस मतलब ये जो
पिछले वाली लेयर के जितने भी न्यूरॉन है उन सारे के सारे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बिल्ड करना। तो हमें वैसी लेयर चाहिए थी यहाँ पे डेंस लेयर के लिए जिसमें फुल कनेक्शन हो, राइट? ठीक है, ऑल राइट। Sir, what if we don't pass as dense layer? डेंस लेयर के अलावा दूसरे मेथड से जैसे आरएनएन लेयर होती है, ठीक है, डेंस इज दिस लेयर। सो आरएनएन में क्या होता है, जैसे इसका वर्किंग हो रहा था, वर्किंग क्या होता है इस लेयर का, इसमें शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन जैसे हमने देखा था, राइट? तो वो उसी तरीके से वर्क करेगा। बट आरएनएन लेयर में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट वर्किंग होता है। तो अगर हम यहाँ पे आरएनएन लेयर लेंगे तो ये आरएनएन की तरह वर्क करेगा, अगर हम एलएसटीएम लेयर लेते हैं तो एलएसटीएम की तरह वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे डिसाइड करें कि इसमें जो न्यूरॉन्स होंगे वो कैसे वर्क करेंगे। तो अभी हमने डेंस लिया है, मतलब ये जो हमने पढ़ा था एक्टिवेशन समेशन, उसकी तरह ये वर्क करेंगे, ठीक है, ऑल राइट। व्हाई इट इज रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, जहां पे जैसे पहले क्लासिफिकेशन समझते, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, जहां पे आपको क्लासेस प्रिडिक्ट करने हैं, राइट? क्लासेस क्या हो सकते हैं, एग्जांपल सेंटिमेंट एनालिसिस हमने लिया था। तो क्या हो रहा है सेंटिमेंट एनालिसिस में, आपका जो आउटपुट होने वाला है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मतलब ये क्या है, क्लासेस है यहाँ पे, राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव। या फिर कोई और एग्जांपल लेते जैसे या फ्रॉड डिटेक्शन करना है, तो मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है या तो फ्रॉड होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या है, क्लासेस है। बट रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, जो आपका आउटपुट आने वाला है वो एनी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। जैसे हाउस की प्राइस, तो हाउस की प्राइस का ऐसा कुछ क्लासेस है, या फिर इट कैन बी एनी नंबर, एनी नंबर हो सकता है। तो इसीलिए ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इसका जो आउटपुट है वो क्लासेस में होता, एंड जहां पे ओनली 2 क्लासेस होते, जैसे फ्रॉड है नहीं है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर अगर ईमेल में होता है स्पैम है स्पैम नहीं है, तो ये कैसा हो गया, बाइनरी क्लासिफिकेशन, जहां पे जस्ट 2 क्लासेस होते हैं। बट जहां पे मोर देन 2 क्लासेस हो सकते हैं, जैसे सेंटिमेंट में हमने न्यूट्रल भी इंक्लूड किया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, या फिर जैसे और भी जहां पे मोर देन 2 क्लासेस है, तो वो होगा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड यहाँ पे हमने इनपुट डीम ऐसा कुछ क्यों नहीं दिया है इस लेयर में, Because it is a second hidden layer. एग्जैक्टली तो सेकंड हिडन लेयर के टाइम पे आपको कोई देने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जब फर्स्ट हिडन लेयर बिल्ड कर रहे हैं तो इनपुट लेयर भी उसी के साथ बिल्ड हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे हमने इनपुट डिम दिया था, राइट? अभी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या सेट किया है, हम ऐसे लिख सकते हैं, एडेड सेकंड हिडन लेयर जरूरी है कि उसका डायमेंशन सेम ही होना चाहिए सेकंड हिडन लेयर का भी? मतलब डायमेंशन मतलब जैसे इनपुट डायमेंशन 8 लिया है हम लोग ने फर्स्ट लेयर के लिए, तो सेकंड लेयर हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते? सेकंड लेयर ये वाली है, यस। तो इसमें क्या हम लोग इनपुट डायमेंशन दे नहीं रहे हैं, हाँ मतलब वो 8 ही कंसिडर करेगा ना? ठीक है, मैं जस्ट आपको ये शो करता हूँ एग्जैक्टली कैसे बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, एंड देन इसे हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पे बिल्ड करते हैं, देन उसको हम विजुअलाइज करके देखेंगे कि हम एग्जैक्टली क्या बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। देन हमने यहाँ पे डेंस लेयर लिया, मतलब हमने क्या किया, एडेड सेकंड हिडन लेयर, एंड यहाँ पे जो आपका जो एक्टिवेशन है वो भी कौन सा है, रेलू, राइट? यहाँ पे रेलू ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एडेड सेकंड लेयर विथ रेलू एक्टिवेशन, ऑल राइट। तो आपको इसी तरीके से जितनी लेयर्स ऐड करनी है हम क्या है ऐड कर सकते हैं। बट अभी हमें क्या करना है, ज्यादा लेयर्स ऐड नहीं करनी है, तो हम इसे रोकेंगे। अभी आपको क्या करना है, फाइनल आउटपुट लेयर चाहिए। तो आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, हमने देखा था अगर आपका रिग्रेशन का प्रॉब्लम है आउटपुट लेयर में सिंगल न्यूरॉन होगा,
अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन का है तो भी सिंगल न्यूरॉन होगा, एंड मल्टी क्लास का है तो क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस, जितने क्लासेस है उतने न्यूरॉन्स होंगे। तो यहाँ पे आपको सेम डेंस लेयर ही ऐड करनी है। तो क्या करेंगे, मॉडल डॉट ऐड डेंस हमने लिखा है 1, वाई 1 क्योंकि उसमें सिंगल न्यूरॉन होगा, एंड एक्टिवेशन हमने यूज किया है लीनियर, राइट। वाई लीनियर बिकॉज इट इज रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लेके जाते हैं एंड उस नोटबुक में देखेंगे एग्जैक्टली इससे कैसे बिल्ड हो रहा है न्यूरल नेटवर्क। सर मल्टी क्लास के लिए मल्टीपल कैसे रहेंगे आउटपुट न्यूरॉन, क्योंकि हमें प्रेडिक्ट तो एक ही करना है बराबर, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल है, राइट, तो उनमें से एक ही प्रेडिक्ट करना है कोई भी मतलब क्लास एक रिकॉर्ड के लिए, राइट। तो एक रिकॉर्ड जो प्रेडिक्ट होने वाला है उसका एक ही रहेगा ना फिर? तो जस्ट वो भी देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होगा पहले ये देखेंगे। तो हमने क्या किया है, मॉडल डिफाइन किया, यहाँ पे दिख रहा है ना ये सारी चीजें, इट इज रीडेबल, इसको थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है ना, रीडेबल है ये, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने मॉडल को डिफाइन किया, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। और ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, नाउ इट इज रीडेबल। ओके, तो हमने क्या किया है, फर्स्ट मॉडल डिफाइन किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मॉडल डिफाइन करेंगे तो ये जो भी ये है उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो आपका मॉडल है वो डिफाइन किया, मतलब हम न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करने वाले ये हमने कंफर्म किया। देन उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम मॉडल डॉट ऐड, तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर, जब भी हम ये फर्स्ट लेयर बिल्ड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें बिल्ड होती है, क्या क्या, इनपुट लेयर, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा है तो आपके दो चीजें होंगी, एक होगा आपका इनपुट लेयर एंड जो भी आपकी फर्स्ट हिडन लेयर है, ये दोनों बिल्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे ये डिसाइड होगा, ये जो भी इनपुट डिम दिया है हमने, यहाँ पे ये दिख रहा है इनपुट डिम, तो हमने इनपुट डिम दिया है 8, मतलब आपके इनपुट लेयर में टोटल 8 न्यूरॉन्स होंगे अभी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट लेयर में टोटल 8 न्यूरॉन्स, 1 7 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट लेयर, ऑलराइट। देन उसके बाद यहाँ पे ही क्या हो रहा है, फर्स्ट हिडन लेयर भी बिल्ड हो रही है, एंड फर्स्ट हिडन लेयर में कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आएंगे, ये जो हमने यहाँ पे दिया है कितने हैं, 20। तो जस्ट मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ एंड ये समझ जाना बीच में ये टोटल 20 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20 न्यूरॉन्स बिल्ड किया, एंड ये बिकॉज ये डेंस लेयर है तो क्या होगा, ये यहाँ पे हर एक न्यूरॉन के साथ ऐसे कनेक्टेड रहेगा, हर एक एवरी न्यूरॉन, ठीक है। तो ये इसी तरीके से फुल्ली कनेक्टेड है, ऐसे कंसिडर कीजिए, ऑलराइट। तो इसके जो 20 न्यूरॉन्स है एंड इसके जो 8 न्यूरॉन है, एवरी न्यूरॉन एक दूसरे के साथ फुल्ली कनेक्टेड है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला, इतना वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, यस तो नाउ हमने क्या किया, इनपुट लेयर ऐड की, फर्स्ट हिडन लेयर ऐड किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड हिडन लेयर ऐड कर रहे हैं, एंड हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे अभी इनपुट साइज देने की जरूरत है क्या, नो, राइट। क्या होगा, सेकंड हिडन लेयर में टोटल कितने न्यूरॉन्स रहेंगे, जो कि नंबर हमने यहाँ दिया 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, एंड ये क्या रहेंगे, ये भी इसी तरीके से फुल्ली कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट कितने आएंगे अभी, जो प्रीवियस लेयर है दैट मीन्स दिस लेयर, इस लेयर के जो भी आउटपुट है इस लेयर के लिए एज ए इनपुट जाते हैं, इस लेयर के जो भी है इस लेयर के लिए इनपुट जाते हैं, तो इसी तरीके से वर्क होगा। एंड देन फाइनली एक आउटपुट लेयर ऐड किया जिसमें एक सिंगल न्यूरॉन है, एंड ये भी क्या रहेगा, फुल्ली कनेक्टेड रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, ये न्यूरॉन नेटवर्क बिल्ड किया है।
समझ में आ रहा है नेटवर्क कैसे बिल्ड हुआ है अभी? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और अगर इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे तो मल्टीपल लेयर्स ऐड होती जाएंगी। अगर उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चेंज करेंगे तो ये न्यूरॉन्स चेंज होगा। जस्ट जब आप फर्स्ट टाइम पे ऐड कर रहे हैं तो आपको इतना करना है, मतलब फर्स्ट लेयर के लिए देंगे ये स्टार्टिंग की चिड़े, ये रहेगी फॉर फर्स्ट लेयर एंड ये रहेगा फॉर इनपुट लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज, ये वाला जो पार्ट है दिस इज फॉर, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट हिडन लेयर, दिस इज फर्स्ट हिडन लेयर एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज इनपुट लेयर। ठीक है, आगे वाला क्या है, ये जो देन सेकंड लेयर या आउटपुट लेयर, इस तरीके से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हमने ये न्यूरल नेटवर्क बिल्ड किया है। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट अभी? सर एक क्वेश्चन था, एवरी टाइम हम वो सीक्वेंशियल मॉडल ही कॉल करेंगे या इसके अलावा भी? सीक्वेंशियल ही होगा, एवरी टाइम सीक्वेंशियल ही होगा। उसके अलावा भी होते हैं बट जनरली हम इसका यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, मतलब कहीं पे भी RNN, LSTM या फिर एवरीवेयर आप सीक्वेंशियली यूज करोगे। ठीक है सर, वो डिफरेंशिएट कैसा करेगा कि कोड हिडन लेयर के लिए लिखा है कि आउटपुट लेयर के लिए लिखा है? तो जो भी लास्ट में हम ऐड करेंगे, राइट, इसके बाद एक भी लेयर नहीं, मतलब इसे आउटपुट लेयर कंसिडर करेगा। जो भी हम लेयर लास्ट में जो लेयर होगी वो ऑटोमेटिकली आउटपुट लेयर होगी। तो इसके बाद एक बोलिए बोलिए। दोनों के लिए अगर एक्टिवेशन फंक्शन अगर कॉमन है तो फिर वो कैसा डिस्टिंग्विश करेगा? इवन यहाँ पे कॉमन है तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एक और लेयर अगर हम ऐड करें, मॉडल डॉट ऐड एंड डेंस, उसमें भी 1 एंड एक्टिवेशन लीनियर रखा हमने, लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में सेम है, तो आउटपुट लेयर कौन सी होगी? जो लास्ट वाली है। तो जो लेयर लास्ट में ऐड करेंगे इट विल बी आउटपुट लेयर। इवन हमने यहाँ पे गलती से इंस्टेड ऑफ लीनियर कुछ और दे दिया एक्टिवेशन, स्टिल इट विल एक्ट एज अ आउटपुट लेयर, बट ये प्रॉपरली वर्क नहीं होगा, वो अलग बात है। बट जो भी लास्ट लेयर ऐड होगी वो होगी आउटपुट लेयर। यस, ओके सर। सर मल्टीपल लेयर ऐसे मैन्युअली ऐड करने पड़ेंगे या फिर इसका कुछ और भी तरीका है, जैसे कि ऐसे 1 by 1 मॉडल डॉट ऐड करते जाना है। और आपने जो रेंज बताया था 100 to 300, वो न्यूरॉन्स का रेंज था या फिर लेयर्स का रेंज था? दैट वाज फॉर वर्ड टू वेक वेक्टर साइज। जब हम वर्ड टू वेक का मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो उसका जो वेक्टर का डायमेंशन है उसके लिए था, और यहाँ पे डीप लर्निंग में उसका यूज नहीं है। डीप ठीक है, क्लियर है ये? सर मतलब हमने तो अभी 2 हिडन लेयर्स ऐड किए ना, तो हम एट अ टाइम कितने यूज कर सकते हैं, कितने ले सकते हैं? सॉरी, कहाँ पे? अभी हिडन लेयर तो हमने 2 लिए ना। हाँ राइट। और हमको यूज करना है तो हम कितने कर सकते हैं? कितने भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, आपको और 5 ऐड करने हैं और 5 सेम वे से ऐड कर सकते हैं। तो जनरली क्या होगा, जितना ज्यादा मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स मतलब अगर मल्टीपल लेयर्स ऐड करते जाएंगे तो क्या है, डेटा को ओवरफिट करता है। ओवरफिट मतलब अननेसेसरी थिंग्स लर्न कर लेता है, वो हम आगे देखेंगे, अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग। बट हमें एक बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, मतलब वो उसमें ज्यादा कम भी लेयर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी लेयर नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेटा। डज सर मैक्स टू मैक्स हम कितना लेयर ले सकते हैं, मतलब कि डेंस कितना ले सकते हैं मैक्स? थियोरेटिकल अनलिमिटेड ले सकते हैं, बट अगर प्रैक्टिकली ज्यादा लेते जाएंगे तो आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं होगा। थियोरेटिकली अनलिमिटेड पॉसिबल है, जितनी आपको ऐड करना है आप ऐड करते जा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट लेयर एक्टिवेशन इज ऑलवेज लीनियर टू गेट बेटर आउटपुट। इट विल डिपेंड ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आपका रिग्रेशन है तो लीनियर रहेगा, अगर आपका क्लासिफिकेशन है बाइनरी तो रहेगा सिग्मोइड, मल्टी क्लास है तो रहेगा सॉर्टमैक्स। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम था
रिग्रेशन, इसलिए हमने लीनियर रखा है। ठीक है, तो ये जो होल थिंग है ये समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या किया, मॉडल डिफाइन किया एंड उसमें लेयर्स एंड न्यूरॉन्स ऐड किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आपको मॉडल को कंपाइल करना है। ठीक है, तो लिखेंगे कंपाइल मॉडल। तो सिंपल कंपाइल करने का इजी स्टेप है, सेम इसी तरीके से क्या करना है, मॉडल डॉट कंपाइल एंड उस कंपाइल में आप मल्टीपल चीजें देंगे। जैसे अभी जस्ट 2 ही चीजें दे रहे, ऑप्टिमाइजर हमने देखा था, जनरली ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करेंगे, यस एडम। डिफरेंट एक दूसरे 2-3 ऑप्टिमाइजर के नाम बता सकते हैं क्या, व्हाट आर अदर ऑप्टिमाइजर्स, RMS RMS यस, एडा डेल्टा, देन ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम, ये सारे क्या है ऑप्टिमाइजर है। बट जनरली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली एडम यूज करना है, तो हमने ऑप्टिमाइजर एडम यूज किया। देन होता है लॉस फंक्शन, यहाँ पे हमने यूज किया है मीन स्क्वेयर्ड एरर, मतलब MSE। वाई MSE, अदर लॉस फंक्शन क्यों यूज नहीं किया, तो लॉस फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, यस ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए मीन स्क्वेयर एरर, राइट। जैसे हमने आई थिंक ऊपर लिखा था लॉस फंक्शन कैसे डिसाइड करना है, यहाँ पे अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो जनरली MSE, मोस्ट प्रोबेबली समटाइम्स MAE हो सकता है। क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगा तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, प्रॉब्लम रिग्रेशन का है इसलिए MSE यूज किया, मीन स्क्वेयर्ड एरर। ठीक है, तो देन मॉडल कंपाइल भी हो गया एंड देन फाइनल स्टेप क्या होती है, मॉडल को फिट करना। ठीक है, आगे हम मॉडल की समरी भी देख सकते हैं। तो इस समरी में क्या ये सारी चीजें आपको बताता है। तो फर्स्ट यहाँ पे इनपुट लेयर नहीं दिखाता है, राइट, इनपुट लेयर नहीं दिखाएगा। आफ्टर इनपुट लेयर जो भी है, तो हमने यहाँ पे एक डेंस लेयर ऐड की है, उसमें कितने न्यूरॉन्स है टोटल, 20। ठीक है, राइट। तो एंड उसमें पैरामीटर 180 है, ये 180 पैरामीटर्स कैसे आए, क्या रीजनिंग हो सकती है इसके पीछे, बायस भी ऐड किया है इसमें, यस। सो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, 180 कैसे आया, 20 160 प्लस 20 बायस, एग्जैक्टली राइट। मतलब ये आपकी फर्स्ट हिडन लेयर है, तो इसकी प्रीवियस कौन सा रहेगा, इनपुट लेयर। इनपुट लेयर 8 न्यूरॉन्स है, तो क्या होगा 8 × 20, जो भी आएगा उसमें कितने बायस ऐड होंगे, प्लस 20 बायस। ठीक है, तो ये 180 आ गए। देन हमने सेकंड लेयर हिडन लेयर ऐड की है, उसमें 5 न्यूरॉन्स है, इतने पैरामीटर्स है। एंड देन फाइनली जो आपका लास्ट लेयर है, जो कि ऑलवेज आउटपुट लेयर रहेगी, इसे एज अ हिडन लेयर या फिर एज अ डेंस लेयर ही कंसिडर करके किया जा रहा है, बट ये लास्ट होगी तो ये ऑलवेज इट विल बी आउटपुट लेयर। उसमें 1 न्यूरॉन है एंड टोटल 6 पैरामीटर्स है। ठीक है, तो इस मॉडल में टोटल 291 पैरामीटर्स है। ऑलराइट, तो ये आपका मॉडल रेडी हो गया। तो अभी आप सिंपली क्या करेंगे, मॉडल को फिट करेंगे। तो फिट करना बहुत ही सिंपल है, हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट फिट, एंड उसमें आपका ट्रेनिंग डेटा देना है। तो ट्रेनिंग में क्या इनपुट देंगे आप, आप पहले फीचर पास करेंगे। इनपुट फीचर कहाँ पे है, एक्सट्रीम स्केल, एक्सट्रेन नहीं, एक्सट्रेन स्केल देना है, वाई स्केल, क्योंकि ये स्केल्ड इनपुट हम पास करने वाले, राइट। वाई स्केल क्योंकि आपका मॉडल जो बायस होने वाला था उसे अवॉइड करने के लिए। देन उसके साथ साथ आपको वाई की एक्चुअल वैल्यू भी चाहिए क्या, मतलब आपका मॉडल इस डेटा का यूज करके कुछ वैल्यू को प्रिडिक्ट करेगा। देन लॉस कैलकुलेट करने के लिए वाई एक्चुअल भी चाहिए होती है, राइट। लॉस कैसे कैलकुलेट हो रहा था, प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल का यूज करके। तो वाई एक्चुअल मतलब का क्या है, वाई ट्रेन, जो वाई ट्रेन है। एंड देन बाकी यस, यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि आपको कितने इपॉक के लिए ट्रेन करना है। इपॉक मतलब क्या होता है,
सर हाउ मेनी टाइम इटरेट बैक प्रोपगेशन एंड फॉरवर्ड प्रोपगेशन के टाइम जो एक इपोक होता है वो वाला? यस, सो एक कंप्लीट डेटा के ऊपर कितने बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन करने वाला है, मतलब कितने टाइम्स बेसिकली वेट अपडेट करने वाला है ऑन कंप्लीट डेटा। तो 10 इपोक दिया, एंड यहाँ पे हम बैच साइज भी देते हैं। बैच साइज क्या होती है? Yes. कंप्लीट डेटा को हम बैचेस में डिवाइड करते हैं। Leads data into the batch size. वेट अपडेट करने के लिए। एंड जनरली ये जो भी बैच साइज आप देंगे, इट शुड बी इन पावर ऑफ 2 की पावर में रखना है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको 10 रखना है, 20 रखना है, रख सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एज हम बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस ये क्या रखते हैं हम ऑलवेज 2 की पावर में, 2, 4, 8, 16, 64, 32, ठीक है। तो जो आपको रखना है वो रख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हो गई। अभी आप क्या करेंगे, फिट करेंगे तो मॉडल ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इपॉक के लिए ट्रेन हुआ, सेकंड इपॉक के लिए हुआ, थर्ड इपॉक, फोर्थ इपॉक एंड ऑल 10 इपॉक के ऊपर ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ज्यादा डेटा नहीं था एंड मॉडल भी स्मॉलर था, इसलिए ये जल्दी से ट्रेनिंग हो गया। क्लियर है? मॉडल ट्रेन कैसे करना है, सिंपली इन 4 स्टेप का यूज करेंगे, आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? सर हमने जो स्केलिंग किया है तो वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के लिए किया है, तो टेस्ट डेटा के लिए भी करना होता है क्या? यस, मतलब जब आप यहाँ आगे जाके टेस्ट करना है तो टेस्ट करने से पहले डेटा को स्केल करके ही टेस्ट करेंगे। ओके। ऑलराइट, क्लियर है ये सब कुछ? इस तरीके से हमने ये सारी चीजें की है। ऑलराइट, तो हमने मॉडल को ट्रेन तो कर लिया, बट उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। जब आप ट्रेन करेंगे तो ट्रेन होने के बाद जब हम टेस्ट करते हैं, राइट, तो उसमें मेनली 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। एक हो गया अंडर फिटिंग, दूसरा हो गया ओवर फिटिंग। तो पहले ये अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग क्या है एंड उसको अवॉइड करने की क्या मेथड्स अवेलेबल है, उन मेथड्स को पहले हम देखेंगे। एंड देन उसके बाद वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ये भी एक ये है। तो क्या किया था हमने, पहले अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग को देखना है, तो इसे लिखते हैं अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। ठीक है, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग हम दे रहे हैं। तो कैसे होगा अंडर फिटिंग? सो क्या होता है, हमने जो मॉडल है आपका या फिर आपका डेटा ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट किया था। ठीक है, व्हाई वी स्प्लिटेड द डेटा? क्या रीजन था? टू चेक परफॉर्मेंस। यस, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो क्या होता है, फर्स्ट अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग मतलब क्या है, आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ है। ट्रेन नहीं हुआ है मतलब उसने प्रिडिक्ट करना नहीं सीखा है। हम क्या चाहते थे, अगर हम उसे इनपुट देते हैं तो वो हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करके दे। ठीक है, तो अंडर फिटिंग में क्या होता है, आपके मॉडल ने ठीक से प्रिडिक्ट करना नहीं सीखा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हम क्या बोल सकते हैं, आपका मॉडल ना ट्रेनिंग डेटा के ऊपर प्रॉपरली वर्क करेगा, मतलब जब हम बाद में जाके टेस्ट करेंगे, राइट, तो ये ना ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ठीक से आंसर दे पाएगा, ना टेस्टिंग डेटा के ऊपर। वो मॉडल ने कुछ सीखा ही नहीं उतने अच्छी तरीके से। ये समझ में आ रहा है? अंडर फिटिंग मतलब क्या है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ठीक है, मॉडल ट्रेन करने का मेन पर्पस क्या है, हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करना, राइट। तो अगर ये हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा है इवन आफ्टर ट्रेनिंग, तो उसे हम बोलेंगे अंडर फिटिंग, उसने कुछ सीखा ही नहीं है। तो उसे हैंडल कैसे करते हैं, अगर आपका मॉडल अंडर फिट हो रहा है, मतलब जब हम उसको टेस्ट करेंगे, हम पहले ट्रेनिंग डेटा के ऊपर टेस्ट करते हैं, देन टेस्टिंग डेटा के ऊपर उसकी एक्यूरेसी जो भी मैट्रिक्स है वो चेक करेंगे, तो क्या होगा, या फिर एरर वगैरह चेक करेंगे, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा वो ट्रेनिंग के ऊपर कितनी एरर कर रहा है एंड टेस्टिंग के ऊपर कितना कर रहा है। अगर दोनों के ऊपर भी इसकी एरर ज्यादा है तो मॉडल अंडर फिट होगा। एंड अंडर फिटिंग मॉडल को हैंडल कैसे करना है, हाउ टू हैंडल। Sir, reduce the bias and variance. यस, कर सकते हैं।
ठीक है, बट यहाँ पे जो मेन मेथड्स है, मेथड क्या रहेगी? फर्स्ट स्टेप, आपका मॉडल अंडर फिट क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है कि आपने उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा ही नहीं दिया है। मतलब कंसिडर आपने उसको जस्ट 10 पॉइंट्स दिए हैं, तो क्या होगा? अगर 10 हाउस के डेटा को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या हाउस प्राइस? नो सर। नो। तो आपको मोर डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऐड मोर डेटा। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए मोर डेटा गैदर करेंगे। देन या फिर हो सकता है मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे हम बढ़ा देंगे, ऐड कॉम्प्लेक्सिटी टू मॉडल। मतलब अगर आपने मॉडल का स्ट्रक्चर बहुत ही वीक रखा है, मतलब एक ही लेयर ऐड किया है और उसने 4-5 न्यूरॉन दिए, तो क्या होगा? मॉडल उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें लर्न नहीं कर पाएगा। जितनी ज्यादा हिडन लेयर एंड जितने ज्यादा न्यूरॉन, उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें लर्न कर लेता है। ठीक है, तो अगर अंडर फिट हो रहा है तो हम कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल में ऐड करेंगे, ऐड कॉम्प्लेक्सिटी टू मॉडल। देन अगर कंसिडर आपके डेटा में कुछ अननेसेसरी फीचर्स है या फिर नॉइज है जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसे हम रिड्यूस करेंगे, नॉइज इन डेटा। एंड सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर हमने अभी 10 इपॉक के ऊपर किया है, मे बी मोर इपॉक के ऊपर ट्रेन करेंगे तो क्या हो सकता है, समटाइम्स ये बेटर वर्क करता है, तो हम क्या करेंगे वो भी कर सकते हैं, ट्रेन ऑन मोर इपॉक्स। ठीक है, ये क्लियर है अंडर फिटिंग क्या है, एंड अंडर फिटिंग अगर हो रहा होगा तो क्या करेंगे। तो जनरली अगर हम न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं तो अंडर फिटिंग का प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली आप फेस करोगे ओवर फिटिंग का इशू। ओवर फिटिंग मतलब सर ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में एक्यूरेसी का फर्क। यस, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, आपका मॉडल वेल परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म वेल ऑन ट्रेनिंग बट फेल्स ऑन टेस्टिंग डेटा, बट वो टेस्टिंग डेटा के ऊपर फेल हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, मॉडल ओवरफिट हो रहा है। ओवरफिट हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, जो कुछ अननेसेसरी थिंग्स है वो भी लर्न कर लेता है। कंसिडर आपके डेटा में हाउस का कलर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आपने ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल बिल्ड किया तो क्या होगा, वो हाउस के कलर को भी एक फीचर कंसिडर कर लेता है एंड हाउस के कलर का यूज करके भी उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करने का ट्राई करेगा। बट जनरली अगर लॉजिकली देखा जाए, हाउस की कलर की वजह से जो उसका प्राइस है कभी कम ज्यादा हो सकती है क्या उतनी ज्यादा? नो, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ ओवरफिट हो रहा है, मतलब जो ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा में जो भी अननेसेसरी थिंग्स है वो भी लर्न कर रहा है एंड उसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिंग डेटा में वो फेल हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये मोस्ट प्रोबेबली ओवरफिटिंग का इशू फेस करना पड़ेगा एंड इसे कैसे हैंडल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, ओवरफिटिंग का जो आपने बताया रीजन, वही उसी को डेटा लीकेज बोलते हैं क्या? नो, डेटा लीकेज मतलब, डेटा लीकेज मतलब क्या होता है, हमने डेटा को 2 पार्ट में स्प्लिट किया, ट्रेन एंड टेस्ट में। ठीक है, तो कंसिडर समहाउ, तो हमने यहाँ पे लिखते हैं ट्रेन है एंड टेस्ट है। इसका मेन रीजन क्या है, हम पहले डेटा को इस मॉडल के ऊपर, इस डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे एंड देन टेस्टिंग के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो क्या होगा, आपके मॉडल ने इस डेटा को तो देखा हुआ है बट टेस्टिंग को कभी देखा हुआ था क्या? नो, बट समहाउ इसका डेटा यहाँ पे लीक हो जाता है। कैसे लीक होने के चांसेस है, जैसे हम वहां पे जब स्केलिंग कर रहे थे ना, तो स्केलिंग करने के लिए होल डेटा का एवरेज या फिर होल डेटा में मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उनका यूज होता है। तो अगर हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग से पहले ही ये कर रहे हैं तो होल डेटा का एवरेज वगैरह उसको पता चल रहा है क्या, जो इस डेटा की कुछ इंफॉर्मेशन है वो लीक हो रही है इसमें। यस, तो अगर टेस्टिंग डेटा की कुछ इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उसे कहा जाता है डेटा लीकेज। यस प्रसाद सर, तो ओवर फिटिंग हो रही तो उस मॉडल को आगे कंसिडर किया जाता है क्या? मतलब अगर ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, टेस्टिंग में अगर फेल हो रहा है, तो मॉडल को आगे कंसिडर करेंगे या फिर से उसको ट्रेन करेंगे? फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, ओके, ओवर फिटिंग के इश्यू को हैंडल करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि आपका जो डेटा है रियल लाइफ में हम बिल्ड क्यों कर रहे हैं, आपके कोई यूज केस को सॉल्व कर सके, राइट। मतलब जस्ट जो आपके पास ट्रेनिंग का अवेलेबल डेटा है उसके ऊपर बेटर परफॉर्म कर रहा है एंड जो बाकी का डेटा है उसके ऊपर नहीं कर रहा है, तो उसका कुछ यूज है क्या? नो, राइट। इसलिए ओवरफिट मॉडल यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या होगा, आपने जो डेटा लिया है वो बहुत ही कंसिडर, आपने जस्ट एक पुणे सिटी का डेटा गैदर किया है, ठीक है, एंड देन पुणे सिटी के डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया है एंड देन उसे आप बेंगलोर के डेटा के ऊपर, मतलब बेंगलोर के हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। ये करेंगे तो ये उतने अच्छे से कर पाएगा क्या? नो, नो सर। नो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए जितना डाइवर्स डेटा मिल सकता है, राइट, उतना डाइवर्स डेटा आप कलेक्ट करेंगे। मतलब आप अगर 10 सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं तो 10 सिटी का डेटा होना चाहिए। देन आउट ऑफ 10 सिटी, उस सिटी के जो भी डिफरेंट एरियाज है, डिफरेंट लोकेलिटीज है, हर लोकेलिटी का सम अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए, राइट। तो ही क्या बोल सकते हैं हम, आपका मॉडल अच्छे से लर्न कर पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहेगी कि डाइवर्स डेटा के ऊपर ट्रेन करना, ट्रेन ऑन मोर डाइवर्स डेटा। ठीक है, एंड जो मोस्ट कॉमन मेथड होती है उसको हम बोलते हैं रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन क्या होता है, तो हम मॉडल की जो ट्रेनिंग है उसको रेगुलराइज कर रहे हैं कि वो क्या करे, ओवरफिट ना हो जाए। जब ट्रेनिंग हो रही होती है ना तो उसी टाइम पे हम उसको ओवरफिट होने से अवॉइड करते हैं। तो रेगुलराइजेशन की कुछ मेथड आपको पता है क्या? L1 L2 लेसो रिच। यस, L1 L2 आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा होगा, ठीक है। ये L1 L2 डीप लर्निंग में उतने यूज नहीं होते, बट स्टिल हम यहाँ पे लिखेंगे L1 L2। क्या होता है L1 में? सर बैगिंग बूस्टिंग भी है, बैगिंग। L1 सर रीच है और L2 सर लेस वन रीच सर, लेस वन रीच। या लासो एंड रीच है, बट एग्जैक्टली L1 में एग्जैक्टली क्या होता है? lasso I think. We apply penalty on each selection. हम कॉस्ट फंक्शन में कुछ पेनल्टी ऐड कर रहे हैं। कौन सी पेनल्टी होती है L1 के लिए? लैम्बडा इनटू स्लोप का स्क्वायर लिया जाता है। स्क्वायर होगा इन L2, L1 में एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द कोएफिशिएंट। मतलब कोएफिशिएंट मतलब जो आपके वेट्स है, ठीक है, जो आपकी जितने भी वेट्स है, वेट्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था W11 W12, राइट। उसी तरीके से क्या है, इन वेट के हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे एंड देन उसको हम क्या करते हैं, आपका जो एरर फंक्शन है या फिर आपका कॉस्ट फंक्शन है इसमें ऐड करेंगे, एडेड टू कॉस्ट फंक्शन। तो इससे क्या होता है, अगर आपका मॉडल कोई अननेसेसरी चीजें लर्न कर रहा है, राइट, अननेसेसरी जैसे हमने देखा था, हर एक वेट आपको क्या कर सकता है, कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा था, इस फंक्शन का कितना इंपॉर्टेंस, इस फंक्शन का कितना इंपॉर्टेंस, ये वेट से ही पता चल रहा है, राइट। अगर वो किसी अननेसेसरी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है तो बिकॉज हम ये वेट की वैल्यू को ऐड करें तो क्या होगा, उसका कॉस्ट फंक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हेल्प करता है ट्रेनिंग के टाइम पे ही अवॉइड करने के लिए। एंड L2 में क्या होता है, स्क्वायर वैल्यूज ऐड करते हैं। स्क्वायर, सम स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऐड होता है बेटा। sum of square of magnitude of weights added to the cost function। and generally ये दोनों भी most probably मशीन लर्निंग जहाँ पे लीनियर रिग्रेशन वगैरह वहां पे यूज होते हैं, डीप लर्निंग में यूज नहीं होगा। तो डीप लर्निंग में यूज होते हैं मोस्टली टू मेथड्स। फर्स्ट रहेगा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट में क्या होता है, One there will get added. या तो हमने देखा था जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, हर एक न्यूरॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे हम लेते हैं
ठीक है, हियर या फिर ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने हिडन लेयर में मल्टीपल न्यूरॉन्स लिए, ये न्यूरॉन, हर एक न्यूरॉन क्या कर रहा है, कुछ न्यू फीचर कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा है, राइट। जैसे इस न्यूरॉन ने यूजिंग इन सारी चीजों का साइज कैलकुलेट किया है, इसने लोकेशन कैलकुलेट किया है। तो ऐसे हो सकता है क्या, इनमें से कोई एक न्यूरॉन अननेसेसरी चीज लर्न कर रहा हो, जैसे हाउस का कलर या फिर कुछ ऐसे अननेसेसरी चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉसिबल है। यस, राइट। ये जो साइज है, लोकेशन है, ये हमने डिसाइड किया है क्या, इस न्यूरॉन में ये साइज ही लर्न करेगा, इस न्यूरॉन में ये लोकेशन ही लर्न करेगा। ये कौन डिसाइड करता है, आपका मॉडल, ठीक है। मॉडल ऑन इट्स ओन डिसाइड कि कौन सा फीचर लर्न करना है, एंड देन वो लर्न करेगा। तो हो सकता है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लोकेशन ये हाउस का कलर लर्न कर रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ड्रॉप आउट में क्या होता है, हम ये जो लेयर है, इस पर्टिकुलर लेयर में एक ड्रॉप आउट का ये देते हैं, ठीक है, परसेंटेज देंगे। कंसिडर हमने यहाँ पे दिया है 50%, 0.5। तो क्या करेगा, जब एक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो रहा होता है तो इनमें से 50% न्यूरॉन्स को वो रैंडमली ड्रॉप कर देगा। तो कंसिडर स्टार्टिंग में इसने इस न्यूरॉन को ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, आपके न्यूरॉन को जब प्रिडिक्ट करना है ओनली इसका यूज करके करना है, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम ऐसे ट्रेनिंग के टाइम पे रैंडमली न्यूरॉन्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो अननेसेसरी फीचर है, तो आपके मॉडल को पता चलेगा क्या, अगर हम इस न्यूरॉन को ड्रॉप कर रहे हैं तो एरर में ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट। जब हमने एरर वाले को, जो कलर वाला लर्न कर रहा है, उसको ड्रॉप किया एंड हमने आउटपुट कैलकुलेट किया, इवन आफ्टर ड्रॉपिंग दैट न्यूरॉन, आउटपुट या फिर यहाँ पे जो प्राइस में एरर आने वाले उसमें ज्यादा चेंज होगा क्या, नो, राइट। बट मे बी आपने साइज या लोकेशन ड्रॉप किया, अभी एरर बढ़ सकती है। यस, समझ में आ रहा है। सर ये फीचर्स कौन से क्रिएट कर रहा है, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होते हैं ना, जो वो मॉडल को ही पता होता है ना। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये ह्यूमन रीडेबल फीचर नहीं है आपका मॉडल, इट कैन बी एनीथिंग। बट हमने जस्ट टू अंडरस्टैंड, हमने बोला है कि यहाँ पे साइज लर्न कर रहा है, यहाँ पे लोकेशन लर्न कर रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता। तो सेम वे में यहाँ पे ये कुछ अननेसेसरी फीचर भी लर्न कर सकता है, जैसे कलर, राइट। तो ड्रॉप आउट क्या कर रहा है, इस लेयर के फ्यू न्यूरॉन्स रैंडमली ड्रॉप कर देगा, एंड जब हम कलर को ड्रॉप करके आउटपुट निकालेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका एरर उतना चेंज नहीं पड़ेगा, ये उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। बट अगर हमने ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है जैसे साइज या लोकेशन वो ड्रॉप कर रहा है तो इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे मॉडल को पता चलेगा कि कौन सा न्यूरॉन कुछ अननेसेसरी चीजें लर्न कर रहा है, ठीक है। यस किरण। सर So, sir, you said that ki neuron will pick the features or models will pick the features for the neuron, but that features are actually related या वो random कुछ भी, मतलब डेटा से रिलेटेड होता है या कुछ भी वैल्यू पिक करता है वो डेटा से रिलेटेड होंगे, बट हम ऐसे उसको नेम नहीं दे सकते कि ये साइज ही है, ये लोकेशन ही है, ऐसे नहीं बोल सकते, इट कैन बी एनीथिंग। वो क्या कर सकता है, हाउ टू डिसाइड कि कौन सा ड्रॉप करना है और कौन सा रखना है। सो इन दैट केस वो मे बी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू भी ड्रॉप कर सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैंडमली ड्रॉप करके देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने अननेसेसरी ड्रॉप किया एंड कैलकुलेट किया, तो क्या होगा, एरर में ज्यादा चेंज होगा, करेक्ट, यस। नो, ज्यादा चेंज नहीं होगा। बट हमने इंपॉर्टेंट को ड्रॉप किया तो एरर में चेंज होगा क्या, मतलब ज्यादा एरर आएगी, करेक्ट। एरर ज्यादा आएगी। तो मॉडल जब ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है तो उसको पता चलता है कि नेसेसरी फीचर कौन सा है, अननेसेसरी कौन सा है। डज ही ऐड बैक देन, मतलब एक आधा फीचर रिमूव करने के बाद एरर बढ़ जाता है तो इट विल रिवर्ट दैट थिंग, और रिवर्ट वगैरह नहीं करता, जो आपका वेट अपडेट हो रहे थे उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसे पता चलता है कि ये जब हमने वेट ड्रॉप कर दिया तो एरर ज्यादा आ रही थी, मतलब उस वेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो ये मॉडल जब लर्न कर रहा है उसी टाइम पे ये चीजें लर्न कर लेता है। ओके।
सर बेसिकली हम लोग एक थ्रेशोल्ड दे रहे हैं, राइट? और उस Right. थ्रेशोल्ड के लाइक पी वैल्यू हम लोग यूज करते थे, तो वो अगर 0.5 के ऊपर जाएगा तो मेरा फीचर सही है, अदरवाइज इट विल बी ड्रॉप। लाइक हम लोग रैंडम फॉरेस्ट फीचर सिलेक्शन जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स हम लोग लेते थे, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। नो ऐसा नहीं है, यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट की तरह नहीं है ये। तो यहाँ पे जो सर हम लोग आरएपी जो यूज करते थे ना, रैंडम फॉरेस्ट फीचर सिलेक्शन, जो मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है, उस फीचर को हम लोग ले रहे हैं, राइट? सो इधर ऐसे कैसे हो रहा है, हम लोग को कैसे पता चल रहा है कि ये मेरा? वो रैंडम फॉरेस्ट अलग तरीके से वर्क करता है। वो बेसिकली देखेगा कि जब हम फीचर कौन से फीचर के ऊपर स्प्लिट करने से ज्यादा आपको प्योर नोड मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो फीचर इंपॉर्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। वो अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है, दोनों चीजें डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम सिंपली रैंडमली न्यूरॉन को ड्रॉप करते हैं, न्यूरॉन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। एंड इससे आपको क्या पता चलेगा, अगर कोई फीचर अननेसेसरी चीजें लर्न कर रहा है तो वो स्टॉप हो जाते हैं। तो क्या होगा, अगर अननेसेसरी चीजें लर्न नहीं करेगा तो ओवरफिटिंग का इश्यू रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड होता है अर्ली स्टॉपिंग, ठीक है। सो अर्ली स्टॉपिंग मींस क्या है, कंसिडर हमने इपॉक रखा है, हमें इपॉक कितने रखने चाहिए पता है क्या? यस, नो, राइट? कंसिडर हमने 100 इपॉक्स दिए हैं, 100 इपॉक दिए हैं, तो आफ्टर 10 इपॉक आप यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, आफ्टर 10 इपॉक। बट अगर इवन तो हमने 100 इपॉक्स दिए हैं, आपका मॉडल फिर से ट्रेन होगा बाकी के 90 इपॉक के लिए, राइट? तो क्या होता है, आपकी एरर तो अभी रिड्यूस हो चुके हैं, बट हम उसको स्टिल ट्रेन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अननेसेसरी चीजें लर्न करने लग जाता है। समझ में आ रहा है? अगर हमने 100 इपॉक के ऊपर उसको ट्रेन कर रहे हैं एंड 10 इपॉक में ही उसकी लर्निंग कंप्लीट हो गई, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लर्न की थी उसने लर्न किया, अगर हम उसको जबरदस्ती और 90 इपॉक के लिए ट्रेन करेंगे तो डेटा में से अननेसेसरी थिंग्स लर्न करेगा एंड ओवरफिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐड करते हैं अर्ली स्टॉपिंग। तो अर्ली स्टॉपिंग में क्या होता है, हम ट्रेनिंग को स्टॉप कर देंगे। इवन दो आपने 100 जब मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं वहां पे हमने 100 बोला है, 100 इपॉक बोले हैं, बट हम ट्रेनिंग को बीच में ही स्टॉप कर देंगे। स्टॉप ट्रेनिंग व्हेन लॉस इज नॉट इंप्रूविंग। जैसे एरर आपकी अगर रिड्यूस नहीं हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसको ट्रेनिंग को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, इवन दो हमने ट्रेनिंग के टाइम पे ज्यादा कुछ इपॉक्स बोले थे, ठीक है। सर मतलब जो मेरा एक्यूरेसी दिखा रहा है, अगर 92%, 93%, फिर वो इपॉक नेक्स्ट वाला इपॉक अगर पीछे आ जा रहा है तो उस टाइम पे हम लोग बंद कर देंगे, राइट? यस, तो मतलब वो एक्यूरेसी, हाँ, वो एरर के ऊपर होता है जो आप लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आफ्टर 10 इपॉक के बाद लॉस आपका ज्यादा रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, उतना ही लॉस रह रहा है, मतलब न्यू चीजें लर्न नहीं हो रही है। तो क्या होगा, आपके मॉडल ने ट्रेन किया है, तो अगर लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अर्ली स्टॉप कर देंगे। हाँ, ठीक है। एंड उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम जब एक प्रोजेक्ट के टाइम पे इसका यूज करेंगे, ड्रॉप आउट का भी एंड अर्ली स्टॉपिंग का भी, ठीक है। जो हमारा एनएलपी का प्रोजेक्ट है वहां पे ट्रेनिंग के लिए दोनों यूज करके देखेंगे, एंड वहां पे और बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं उसकी क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होगा, एवरीथिंग। बट ये बेसिक क्लियर है क्या हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ सकते हैं एंड आप मेजरली फेस करोगे, दोज आर वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक, वैनिशिंग ग्रेडियंट तो हमने देखा था, जो आपका वेट अपडेट हो रहे हैं, वेट कैसे अपडेट हो रहे हैं, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, राइट? W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू जो भी आपका डेरिवेटिव आ रहा है या फिर जो भी आपका ग्रेडियंट आ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हम अपडेट कर रहे हैं। एंड ये ग्रेडियंट कैलकुलेट कैसे हो रहा है, यहाँ पे जहां पे कॉम्प्लेक्स चीजें थी
तो हमने वो ग्रेडियंट डिसेंट के टाइम पे देखा था चेन रूल से, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे चेन रूल से क्या हो रहा है, वो अपडेट हो रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये चेन रूल से हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंसिडर इनकी वैल्यू थोड़ी सी स्मॉलर आ गई, इसकी वैल्यू स्मॉल आ गई, इसकी वैल्यू स्मॉल आ गई, मतलब हम यहाँ पे कितने 3 ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। एंड उन तीनों के तीनों ग्रेडियंट की वैल्यू कुछ स्मॉल आ गई, तो हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई 0.7, सेकंड की आ गई 0.2 एंड थर्ड की आ गई एनीथिंग 1। सो इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट। क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू आएगी और भी ज्यादा स्मॉल हो रही है क्या, और भी स्मॉल हो रही है। तो कंसिडर आपका जो फॉर्मूला था, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है फॉर्मूला, W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग डेरिवेटिव इनटू जो भी डेरिवेटिव आ रहा है, मतलब हम लिखेंगे dj बाय dw, ठीक है। तो ये इतना स्मॉल वैल्यू आ रही है, तो हमने आपका जो कंसिडर ओल्ड वेट एनीथिंग इट हम लेते 9 था इनटू लर्निंग रेट जो भी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये इतना वैल्यू हमने उसमें कम कर दिया, पॉइंट कितना आ रहा है 13। तो उसमें ज्यादा कुछ चेंज होगा क्या, ज्यादा वेट अपडेट हो रहा है क्या, W नहीं इक्वल टू W ओल्ड बन जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है 8.98, मतलब इसमें चेंज हो रहा है वेट में, नो राइट। तो इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टू अपडेट वेट वी नीड ग्रेडियंट्स, राइट। टू अपडेट वेट्स वी नीड ग्रेडियंट्स, ठीक है। देन ग्रेडियंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, यूजिंग चेन रूल। Gradients are calculated using chain rule, ठीक है। देन हम क्या बोल सकते हैं, if we multiply many small values, मतलब अगर sometimes अगर किसी जो आपके ये जो ग्रेडियंट है वो स्मॉलर वैल्यू आ जाती है, if gradients have smaller value, ठीक है, उसकी जो ग्रेडियंट की वैल्यू स्मॉलर आ गई तो क्या होगा, W नहीं इक्वल टू W ओल्ड, मतलब हम क्या बोलेंगे, if gradient value become too small, gradient value become too small, then उस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट, मतलब जो ये आपका ये जो वैल्यू स्मॉलर आ रही है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट आने वाला है चेन रूल का वो और ज्यादा स्मॉलर होगा, राइट। रिजल्टेंट विल बी इवन मोर स्मॉलर, ठीक है, राइट। देन उसको हम क्या बोल सकते हैं, जब जो आपका ये जो वेरिएंट आ रहा है बहुत ही स्मॉल होगा तो वेट में कुछ चेंजेस नहीं होगा, राइट। इफ ग्रेडियंट बिकम स्मॉल देयर विल बी नो अपडेट इन वेट, ऐसे बोल सकते हैं, देयर विल बी ऑलमोस्ट नो अपडेट हो रहा है, राइट, नो अपडेट इन वेट। एंड अगर वेट ही अपडेट नहीं हो रहे, मतलब आपका मॉडल कुछ लर्न कर रहा है क्या, न्यू चीजें नहीं, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, जहां पे ग्रेडियंट वैनिश हो रहे, वैनिश मतलब खत्म हो रहे, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझ में आ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज वैनिशिंग ग्रेडियंट, क्लियर है, ऑल राइट। तो इसे कैसे हैंडल करना है, हैंडलिंग वैनिशिंग ग्रेडियंट, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका हिडन लेयर है
उसमें हम सिग्मोइड या फिर टैनेज जनरली प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है सिग्मोइड एंड टैनेज की जो वैल्यू होती है वो उसका रेंज स्मॉल होता है, राइट। सिग्मोइड का क्या होगा 0 to 1 के बीच में होता है, टैनेज का -1 to 1 के बीच में। तो बिकॉज ऑफ सिग्मोइड एंड टैनेज वैनिशिंग ग्रेडियंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे हिडन लेयर में सिग्मोइड टैनेज अवॉइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अवॉइड यूजिंग sigmoid and tan-H in hidden layer. All right. Then generally हम क्या प्रीफर करेंगे रेलू प्रीफर रेलू और इट्स वेरिएंट्स। वेरिएंट्स मतलब लीकी रेलू वगैरह जो भी उसके वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स इन हिडन लेयर। ऑल राइट। देन हम क्या कर सकते हैं कुछ नॉर्मलाइजेशन की मेथड होती है, जैसे हमने देखा था हम इनपुट को तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, राइट। इनपुट को स्केलिंग क्यों कर रहे थे, व्हाई वी आर स्केलिंग इनपुट, जब इनपुट पास कर रहे हैं तो स्केल कर रहे थे, व्हाई नॉर्मलाइज करने के लिए डेटा मतलब उससे क्या होता है नॉर्मलाइज करने के बाद सो दैट देयर इज नो बायस, देयर विल बी नो बायस, ठीक है। तो हम इनपुट का बायस तो रिमूव कर रहे हैं, बट कंसिडर ये वाला न्यूरल नेटवर्क है, तो इस न्यूरॉन की वैल्यू लार्जर आ गई एंड इस न्यूरॉन की वैल्यू स्मॉलर आ गई। तो इस केस में इस न्यूरॉन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल सकता है कि इसके आगे, ये भी चांसेस है। समझ में आ रहा है ना, हमने इनपुट को तो कर लिया, बट अभी इस जो न्यूरॉन का आउटपुट है इसका आउटपुट आ गया लार्जर एंड इसका आ गया स्मॉलर, तो आगे का जो भी नेटवर्क है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा क्योंकि इसकी वैल्यू लार्जर है, जैसे इनपुट में हो रहा था। यस, एंड इन्हीं की वजह से क्या हो सकता है ये जो भी चीजें वैनिशिंग वगैरह और ज्यादा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे अगेन जो आपका लेयर वाइज नॉर्मलाइजेशन है वो भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए बोल होते हैं यूज बैच नॉर्मलाइजेशन और लेयर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आगे जाके जो आपका सर हाँ बोलिए। लेयर वाइज आप जो बोल रहे हो ये क्या सर फीचर वाइज आप बोल रहे हैं? नो, ये जो लेयर है इस लेयर का जो आउटपुट आने वाला है ना इनको नॉर्मलाइज कर देंगे, उनको सेम रेंज में लेके आएंगे जो भी इनका आउटपुट आएगा हिडन लेयर का, ओके हिडन लेयर को, ठीक है। ऑल राइट। एंड ये ट्रांसफॉर्मर में भी यूज होता है लेयर नॉर्मलाइजेशन, तो ट्रांसफॉर्मर के टाइम पे और हमें इसको और थोड़ा सा देखना है कि लेयर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एंड वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेगा, ठीक है। एंड ये जो और क्या हो सकता है रेजिजुअल कनेक्शन भी होता है, यूज रेजिजुअल कनेक्शन, एंड ये भी ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है रेजिजुअल कनेक्शन। अगेन इसमें ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं जो प्रीवियस इनपुट है वो आउटपुट में ऐड कर देंगे। क्या हो रहा है ऐड इनपुट ऑफ लेयर इन आउटपुट ऑफ दैट लेयर, ठीक है। सो ये हमने किया वैनिशिंग ग्रेडियंट के लिए। देन इसका अपोजिट भी हो सकता है क्या, कंसिडर यहाँ पे वैल्यू स्मॉल हो रही थी, अगर ये वैल्यू लार्ज आ गई, ये आ गई कुछ लार्ज, ये आ गई लार्ज, यानी इनका मल्टीप्लीकेशन और ज्यादा लार्ज होगा, तो यहाँ पे वेट में क्या चेंज होगा बहुत ही सडन चेंजेस होंगे, राइट। W वोल्ट -100 करेंगे तो क्या होगा बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, एंड ज्यादा चेंजेस हो रहे तो क्या हो सकता है जो आपका ये है तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ऐसे ये हो सकता है। आपको जो मिनिमा फाइंड आउट करना है उसमें प्रॉब्लम होगा, ओवरशूट हो जाएगा, ओवरशूट हो सकता है। तो क्या होता है वैनिशिंग का अपोजिट होता है एक्सप्लोडिंग, जब आपका ग्रेडियंट की वैल्यू लार्जर बन रही है, ठीक है। एंड ये जनरली एक्सप्लोडिंग उतना ज्यादा नहीं होता है,
वैनिशिंग की प्रॉब्लम होते हैं, बट स्टिल वी शुड नो एक्सप्लोडिंग। ग्रेडियंट, सो ये क्यों होता है? दिस ऑकर्स व्हेन ग्रेडियंट बिकम टू लार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत है? नो, ठीक है। एंड इसे हैंडल कैसे करेंगे? हैंडलिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। तो उसके लिए ग्रेडियंट क्लिपिंग नाम की एक मेथड है, वो यूज होती है, ग्रेडियंट क्लिपिंग। तो ग्रेडियंट क्लिपिंग में क्या होता है, हम एक रेंज सेट करेंगे, थ्रेशोल्ड रेंज, सेट थ्रेशोल्ड रेंज। होल्ड रेंज मतलब क्या? कंसिडर हमने रेंज सेट किया है -1 to 1, ठीक है, -1 एनीथिंग टू 1। तो क्या करेंगे, अगर आपका जो ग्रेडियंट है -1 के नीचे जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल हो रहा है, या फिर हम -1 की जगह ऐसे लिखते हैं 0.5 to 1 लिखा है, ठीक है, ये रेंज सेट की। तो क्या करेंगे, अगर आपका ग्रेडियंट लेस देन 0.5 हो रहा है तो हम उसको 0.5 ही कंसिडर करेंगे, एंड मोर देन 1 आ रहा है तो उसको 1 ही कंसिडर करेंगे। ये क्लिपिंग समझ में आ रहा है? एक रेंज सेट करेंगे हम यहाँ पे, थ्रेशोल्ड रेंज, जैसे हमने यहाँ पे 0.5 to 1 सेट किया है, एंड अगर वैल्यू लेस देन 0.5 आ रही है तो उसको रिप्लेस करेंगे विथ 0.5, एंड मोर देन 1 आ रही है तो उसको रिप्लेस कर देंगे विथ 1। तो हम उसको इस रेंज में क्लिप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ग्रेडियंट क्लिपिंग में, एंड देन क्या होगा आफ्टर ग्रेडियंट क्लिपिंग, इफ ग्रेडियंट वैल्यू बिकम या फिर ऐसे लिखेंगे वैल्यू गोज आउट ऑफ रेंज, वो कम हो रहे या फिर ज्यादा हो रहे, देन उसको क्या करेंगे, रिप्लेस इट विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज, या फिर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे रिप्लेस करेंगे। ये समझ में आ रहा है ग्रेडियंट क्लिपिंग? ठीक है, तो ये जो हमने अभी देखा, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, वैनिशिंग ग्रेडियंट, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ये क्लियर है क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट? यस, मतलब वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट ओनली बैक प्रोपोगेशन में ही होगा, क्योंकि हम ग्रेडियंट बैक प्रोपोगेशन में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? Sir, how is residual connection handling vanishing gradient? ओके, तो वहां पे क्या होता है बेसिकली, रेजिडुअल कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, तो जो आपका यहाँ से इनपुट दिया था हमने, वही हम आउटपुट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, जो बहुत ही स्मॉल वैल्यू बन रही थी वो थोड़ी सी हैंडल हो जाती है, क्योंकि बैक प्रोपोगेशन में इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, बैक जाते हैं, तो वहां पे वो हैंडल होने में हेल्प करेगा। अगेन हम ट्रांसफॉर्मर के टाइम पे उसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि जो लेयर नॉर्मलाइजेशन है एंड रेजिडुअल कनेक्शन है, दीज टू आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो वहां पे भी उस प्रॉब्लम थोड़ा सा हैंडल होने में हेल्प होता है। तो रेजिडुअल कनेक्शन में सिंपली इतना ही होता है, जो इस न्यूरॉन का इनपुट होता है उसे हम इसके आउटपुट में ऐड कर देते हैं। Thank you, sir. ऑल राइट, ठीक है, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, ओके देन, एंड टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, दिस वीकेंड आप सबके इंटरव्यूज है, राइट? तो प्रिपेयर है सब लोग इंटरव्यूज के लिए? यस। ऑल राइट, ठीक है, देन अच्छे से इंटरव्यू देना है सबको, प्रिपेयर कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, एंड इंटरव्यू में आपका फोकस नहीं होना चाहिए कि मेरा परफेक्ट स्कोर आए। आपका फोकस क्या होना चाहिए, जो आपका करंट अभी इस इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स आएंगे, आपको क्या करना है, नेक्स्ट इंटरव्यू में उन मार्क्स को इंप्रूव करना है, राइट? जो भी आपको सजेशन दिया जाएगा, आपको
प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन करना है, या फिर जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आंसर कैसे देना है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है सर मार्क्स कितने हैं? सॉरी, स्कोर कितने हैं? 20। ओके All right. Okay then. All the best for your interviews. And okay then. Bye.